प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं पंच परमेश्वर नामक कहानी का 3rd पार्ट लेकर आई हूँ। बच्चों, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और तब 3rd पार्ट देखना शुरू कीजिएगा। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो 3rd पार्ट कुछ भी नहीं समझेंगे। तो हम लोगों का पेज नंबर 43, 44 कंप्लीट हुआ था। उसके बाद शुरू करते हैं। बच्चों, अब देखिए पेज नंबर 45। इसके पहले मैं इस कहानी में पहले क्या बोला है थोड़ा हिंस दे देती हूँ। इस कहानी में ऐसे शुरू किया कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी और ये मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक थे और दोनों मित्र के गुरु थे जुम्मन शेख के पिताजी जुमराती। फिर क्या हुआ, जुम्मन शेख की एक बुरी खाला थी, खाला मतलब मौसी। उसके पास बहुत थोड़ी सी मिल्कियत थी, मिल्कियत मतलब संपत्ति, लेकिन खालाजान का कोई निकट संबंधियों में कोई नहीं था। फिर क्या किया, एक लंबे चौड़े वादे करके खालाजान की सारे संपत्ति जुम्मन शेख के नाम कर दी और वह दान पत्र रजिस्टर हो जाने के बाद जुम्मन शेख और उनकी पत्नी करीमन खालाजान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा तीखी बात बोलने लगे। तो जब खालाजान ये सहन नहीं कर पा रही थी तो उस समय पहले जुम्मन से शिकायत की, उसके बाद जब नहीं माना तो पंचायत करने की धमकी दी। पंचायत की बात सुनकर जुम्मन शेख मन ही मन बहुत हंसे, क्योंकि कई गांव के लोग उनके अनुग्रह का ऋणी हैं। कोई भी शत्रु बनाने का साहस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पंचायत की बात सुनकर जुम्मन शेख मन ही मन बहुत हंसा। तो आइए अब शुरू करते हैं दूसरा दृश्य से। यहाँ से इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में घूमती रही। तो गांव वालों को बताने के लिए खालाजान क्या कि हाथ में एक लकड़ी लिए पूरा गांव छान डाला और सबके पास रो कर आई। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था, क्योंकि जीवित रहने के लिए थोड़ा बहुत भोजन और कपड़ा की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर इतना भी न मिले तो कैसे जुम्मन शेख के साथ रहेगा। तो इसीलिए पंचायत बुलाना और उसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी हो गया था। विरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हो। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियाँ दी। तो देखिए, लगभग सबके सामने खालाजान बोल कर आई अपनी दुख की बात, लेकिन क्या हुआ, कई आदमी तो क्या किया, बुढ़ी की बातों में हूँ हाँ करके टाल दिया और किसी ने क्या किया, जमाने को गालियाँ दी। किस प्रकार गालियाँ दी, देखिए, कहा कब्रों में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे या कल पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। गाँव वाले देखिए कैसी बातें करने लगे कि कब्रों में पाँव लटके हुए हैं, अर्थात मरने वाली हैं, आज मरे या कल, लेकिन हवस नहीं मानती हैं।
खालाजान को बोलते कि अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। लेकिन बच्चों देखिए लोगों का सोच कैसा है, जीवित रहने के लिए भी तो खाना पड़ेगा, रोटी मिलना पड़ेगा, तो वही तो दे नहीं रहे थे अच्छे से। अब खेती बाड़ी से काम किया। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला, तो कुछ लोग खालाजान को देखकर हंस रहे थे, क्योंकि झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सान के से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आवे। तो सब लोग हंसते थे, क्योंकि खालाजान की कमर झुकी हुई थी, फिर मुंह भी पोपला हुआ था और बाल कैसा था, सन के से अर्थात पूरा सफ़ेद, तो इसलिए सब लोग हंसते थे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन बत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उसका अबला के दुखरे को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। तो बहुत कम आदमी ऐसा था जिन्होंने खालाजान की बात को ध्यान से सुना है और सांत्वना दी है। चारों ओर घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। पूरा गांव के लोगों से बात करने के बाद अंतिम समय में अलगू चौधरी के पास आई। ये अलगू चौधरी कौन है? अलगू चौधरी जुम्मन शेख के गहरी मित्र हैं। लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। तो पंचायत में दावत दिया, आने के लिए बोला। ये सुनकर अलगू ने जवाब दिया, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कोई गांव के आदमी तो आवेंगे ही, अर्थात कई गांव के लोग तो आएंगे ही, मुझे बुलाकर क्या करोगी? खाला, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आने न आने का इख्तियार उनको है। इख्तियार मतलब अधिकार। तो खालाजान ने क्या जवाब दिया? बोला है कि अपनी जो विपदा है, प्रॉब्लम है, वह सबके आगे रो आई, बोलकर आई। अब आएंगे या नहीं आएंगे वह अधिकार उन लोगों की है। अलगू, यो आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। तो अलगू चौधरी ने क्या किया? बोला है कि अगर आना है तो आऊँगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? खालाजान ने प्रश्न पूछा, क्यों बेटा, क्यों नहीं मुंह खोलोगे? अलगू, अब इसका क्या जवाब दो? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। मतलब जुम्मन क्या पुराना मित्र है, तो उससे बिगाड़ नहीं कर सकता है, तो इसलिए मुंह नहीं खोलेगा। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? खालाजान ने क्या बोला? ललकारा कि बिगाड़ के डर से क्या तुम ईमान की बात ना कहोगे? उसके बाद ये जो पैराग्राफ है ये लेखक का है, कहानीकार का है। हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो देखिए इसमें क्या बोला है, हम लोगों का जो सोया हुआ धर्म ज्ञान है, अगर सारा का सारा लूट जाए, हम लोग बेईमान बन जाए, उसके कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर कोई ललकारे, सचेत कर दे, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? सचेत हो जाते हैं। उसके बाद सचेत होने के बाद कोई जीत नहीं सकता है। तो अलगू ये जो बोला था कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे, तो इसका कोई जवाब न दे सका। लेकिन
उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, कानों में बज रहे थे कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है। पंचायत कब बैठी है? संध्या समय। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। फर्श मतलब कारपेट। तो जहाँ पंचायत बैठेगी तो वहाँ जुम्मन शेख पहले से ही कारपेट बिछा कर रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। तो इसलिए प्रबंध किया था, प्रबंध मतलब व्यवस्था, इसलिए ये सब चीज़ों का प्रबंध कर रखा था, मानो ये रिश्वत है। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। तो वहाँ अलगू चौधरी भी गए थे, लेकिन निस्संदेह क्या है, अलगू चौधरी से जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। तो पंचायत में जो भी आते दबे हुए आवाज़ में सलाम करते और स्वागत करते, बैठने के लिए जगह देते। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पैरों पर बैठी, तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। देखिए ये पंचायत कब बैठी ये तो दिया है संध्या समय, और भी क्लियर किया है कि जब संध्या समय चिड़िया अपने घोंसले पर आ जाती हैं और चहचहाने लगती हैं, मानो पंचायत बिठाती हैं, तो पेड़ के नीचे भी पंचायत शुरू हो गई। फर्श के एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। तो बच्चों, पंचायत में जो जो लोग आए थे वहाँ दर्शक ही थे, मतलब देखने वाला लोग आए थे। पंचायत में मुंह खोलने के लिए या तो निष्पक्ष व्यक्ति बहुत कम दिखाई दिया। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। तो देखिए, निमंत्रित महाशयों में जिनको जिनको अच्छे से निमंत्रण दिया गया था, वे लोग आए थे जिन्हें जुम्मन से शत्रुता थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, तो उस पेड़ के नीचे से थोड़ा दूर पास से एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था, और नाई क्या कर रहा था? चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। ये जो उपल है इसका अर्थ है गोबर के सूखे ईंधन। ये गांव के लोग खास करके करते हैं। गाय के गोबर सुखाकर आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, उसको उपल बोलते हैं। तो इसमें व्यंग किया है कि यह निर्णय करना असंभव था कि उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था, मतलब चारों ओर कोलाहल मच रहा था। चिल्ला रहे थे बच्चे। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। तो देखिए, इसमें व्यंग किया है कि गांव के जितने कुत्ते थे वहाँ जमा हो गए झुंड के झुंड, क्योंकि ये जो जमाव हुआ था लोग, तो भोज समझा था कुत्ते। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। तो पंच बैठने के बाद बूढ़ी खाला ने विनती की, विनय भाव से कहा कि पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। क्या बोला?
बोला कि आज 3 साल हुए। तो एक साथ कितने साल रहे? 3 साल। मैंने अपनी सारी जायदाद मतलब ज़मीन अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। ता हयात मतलब जीवन भर। तो जुम्मन ने क्या किया था? जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। तो रोटी भी अच्छे से नहीं मिलती थी और शरीर का कपड़ा भी। तन मतलब शरीर। बेकस बेवा हूँ। तो बेवा मतलब विधवा। मैं कौन हूँ? खालाजान बोल रही है कि मैं विधवा हूँ। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तो कोर्ट केस तो मैं नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राय निकाल दो उसी राह पर चलो। मतलब तुम लोग जो राय दोगे, फैसला दोगे, तो मैं उसी राह पर चलूँगी। अगर मुझ में कोई ऐब देखा तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्योंकि एक बेकस की आह क्यों लेता है? मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। तो देखिए खालाजान कितना समझदार थी, ज्ञानी थी। क्या बोला देखिए, कितना उत्कृष्ट बात बोला है कि अगर मुझ में कोई ऐब देखा, ऐब मतलब दोष, मुझ में कोई ऐब देखा तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। और अगर जुम्मन में बुराई देखा तो उसे समझाओ कि एक विधवा की आह क्यों लेता है। फिर बोला, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी, अर्थात पंच का हुक्म मैं मान लूँगी। उसके बाद देखिए रामधन मिश्र, जिनके कोई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था। रामधन मिश्र कौन है? जुम्मन का शत्रु ही था, शत्रु बन गया था, क्योंकि कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में जगह दिया था। बोले, अर्थात रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बांधते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। क्या बोला है? बोला है कि जुम्मन तुम अभी पंच बना लो, अर्थात सरपंच जो राय प्रदान करेगा, अभी से इसका निपटारा कर लो, नहीं तो पंच जो कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय पंचायत के सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका बेईमानिश्य था। बेईमानिश्य मतलब बेमेल, अनबन। तो जुम्मन को सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई दिया जिनसे किसी न किसी कारण उनसे बेमेल था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। उज्र मतलब आपत्ति, ऑब्जेक्शन। तो जुम्मन क्या बोले? बोले कि पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, अर्थात पंचों का हुक्म परमेश्वर का हुक्म है। खालाजान जिसे सरपंच बनाना चाहें बना सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। ये सुनकर जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन परी है, जिसे चाहो पंच बदो। मतलब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम जिसको सरपंच बनाना चाहती हो बनाओ।
खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। बोली, बेटा खुदा से डरो। तो बच्चों नेक्स्ट पेज देखते हैं। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हो। तो खालाजान जुम्मन के जो मन की वेदना है, आक्षेप है, वो समझ गए। तो इसीलिए खालाजान ने क्या किया? खालाजान ने बोला कि अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो अलगू चौधरी को तो तुम मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हो। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। तो अलगू चौधरी सरपंच बनते हुए देखकर जुम्मन शेख को बहुत अच्छा लगा, आनंद से फूल उठे। लेकिन ये भाव छिपाते हुए बोला कि मेरे लिए अलगू चौधरी या तो रामधन मिश्र दोनों बराबर हैं। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गारी दोस्ती है। तब खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। फाइनली क्या हुआ? अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा मतलब गालियाँ दिया। तो खालाजान जब अलगू चौधरी को सरपंच बनाया तो रामधन मिश्र और जितने जुम्मन शेख के विरोधी थे, बूढ़ी खालाजान को मन ही मन बहुत गालियाँ दिया। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। तो सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी जुम्मन शेख को क्या बोला? देखिए, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम व बुरी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना है करो। तो पहले ही अलगू चौधरी क्लियर कर दिया कि आज अब इस वक्त तुम और बुरी खाला दोनों हमारी निगाह में क्या हैं? बराबर हैं। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना है कर सकते हो। उसके बाद देखिए, जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांत चित्त होकर बोले। क्या बोले? पंचों, 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। हिब्बा मतलब दान। मैंने उन्हें तो हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। खिदमत मतलब सेवा, फर्ज मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। तो ईश्वर का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर जुम्मन शेख क्या बोले? देखिए, बोला है खुदा साक्षी हैं, यानी कि ईश्वर साक्षी हैं कि मैंने अब तक खालाजान को कोई तकलीफ़ नहीं दी। उन्हें मैं अपनी माँ की तरह समझता हूँ और उनकी सेवा करना मेरा क्या है? कर्तव्य है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती हैं, उसमें मेरा क्या बस है? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं,
जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सको। मुनाफा मतलब क्या है? मुनाफा मतलब लाभ। तो जायदाद जितनी है वहाँ से इतना लाभ नहीं होता है कि महीने का खर्च अलग दे सको। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं। क्या बोला है? जो दान पत्र है उसमें माहवार खर्च देने का कोई उल्लेख नहीं है। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को इख्तियार है जो फैसला चाहे करे। इख्तियार मतलब अधिकार, अर्थात पंचों को अधिकार है कि जो फैसला करना चाहे कर सकते हैं। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। मतलब कानून के बारे में अलगू चौधरी का पूरा ज्ञान था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। उन्होंने जुम्मन से तरह तरह का सवाल करने लगे। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर ऐसा लगा जैसा कि हृदय से चोट किया हो। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई थी कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। और काया पलट मतलब परिवर्तन। तो थोड़ी देर पहले जुम्मन शेख से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में इतना परिवर्तन हो गई कि जुम्मन शेख का जड़ खोदने के लिए यानी कि अंदर से बात निकालने में तुले हुए हैं। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दस्ती भी काम न आवेगी? जुम्मन शेख तो इसे संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। बच्चों, ये जो फैसला है बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन भी है। आप लोग एज इट इज़ क्या करेंगे? इन्वर्टेड कमा देकर इसका आंसर लिखेंगे। फैसला क्या सुनाया देखिए। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला के जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। तो इसमें फैसला यही सुनाया कि खालाजान की जायदाद से इतना लाभ तो अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। और यही क्या है? पंचायत के फैसला है। अगर जुम्मन को यह स्वीकार नहीं है तो वो जो हिब्बानामा था दान पत्र वो रद्द समझा जाए। रद्द मतलब इनवैलिड। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जुम्मन क्या? खामोश हो गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कली योग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता? यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियों दुष्कर्मों के ही दंड है। तो बच्चों, इसमें जुम्मन शेख के मुंह में बानी दिया है कि ऐसे अवसरों पर झूठे और सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है और कली योग की दोस्ती ही ऐसी है। अगर लोग धोखेबाज और कपटी नहीं होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप नहीं बढ़ता। ये जो लोगों का हैजा, प्लेग मतलब कलेरा आदि व्याधियाँ होते हैं ये दुष्कर्मों के ही फल हैं। मगर रामधन मिश्र
और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी भर कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल को चली जाती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये फैसला हो जाने के बाद रामधन मिश्र और अन्य सभी लोग वाह वाह करने लगे अलगू चौधरी की नीति परायणता पर। सब लोग कहते थे कि इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, अर्थात सही और गलत का फैसला सुना दिया, अलग अलग कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, लेकिन धर्म का पालन करना, ईमानदारी बनना, न्याय प्रिय होना बहुत मुख्य है, मुख्य कर्तव्य है। और ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर ये पृथ्वी टिकी है, नहीं तो ये पृथ्वी कब ही ध्वंस की ओर चली जाती। रसातल मतलब पानी के नीचे चले जाना। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। ये जो मित्रता, गहरी मित्रता थी, वह मतलब खराब हो गई, नष्ट हो गई। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी सहन न कर सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। तो इसमें देखिए मित्रता को वृक्ष के साथ तुलना किया है कि मित्रता रूपी जो वृक्ष है, सत्य का एक झोंका सहन नहीं कर पाया। ये एक्चुअली क्या है, मित्रता मजबूत नहीं था, बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज़्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। तो तब से वह फैसला हो जाने के बाद दोनों क्या शिष्टाचार का व्यवहार करने लगे। फिर एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन तलवार और ढाल की तरह हमेशा जुम्मन शेख के अंदर चिंता रहती थी कि किसी तरह इसका बदला लेने का अवसर मिले। बच्चों, इस वीडियो में यही समाप्त करती हूँ।